What is the action of following reagents on pent-3-enal? इस सवाल को जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इसको काफी हाईलाइट करके पढ़ाता हूँ। हालांकि ये तुमसे पूछकर मैंने अपना ही मुंह काला करवाया है। आई एम श्योर कि तुम आंसर तो दोगे नहीं और मजाक तो मेरा ही बनेगा, पर फिर भी चलो ठीक है, ऐसे भी कौन सा मुंह गोरा है। मेरे खुद के कारनामे भी वैसे ही है, बदनाम होने वाले ही, तो मुझे स्टूडेंट भी वैसे ही मिले। है कोई? किसी को नहीं क्लिक हो रहा है? देखो, जब भी कभी क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहली ट्रिक दे रहा हूँ, जिसके बारे में पूछा गया हो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाओ। क्योंकि जब हम लोग तुमको साल भर पढ़ाते हैं ना तो हम लोग तुमको स्ट्रक्चर से पढ़ाते हैं, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ना स्ट्रक्चर बैठा होता है। अगर तुम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो तुमको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जरूर याद आ जाएगा। अगर तुम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई मारोगे तो वो नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसमें कितने पेंट मतलब 5 कार्बन, 3 पे इन बोल रहा है वो, 1 2 3, चलो यहाँ पे इन मतलब डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। और इनाल बोल रहा है एल सफिक्स किसका है? अल्डिहाइड्स का। अल्डिहाइड तो हमेशा किसी न किसी एक्सट्रीम पे ही लगेंगे, मतलब टर्मिनल कार्बन पे ही होंगे, वो बीच में तो हो नहीं सकते। तो ये वाले को मैं CHO बना देता हूँ, क्योंकि यहीं से तो मैंने काउंटिंग शुरू की थी ना। अगर उस साइड लगा दूंगा तो डबल बॉन्ड सेकंड पे हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने लगा दिया, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, 3 पे डबल बॉन्ड है या नहीं, मतलब क्वेश्चन इसी कंपाउंड के बारे में है। अब पहले तो तुमने स्ट्रक्चर लिख लिया, बैलेंसिंग कर दो, डन। अब तुमको 2 रिएजेंट्स दिए गए, दोनों रिएजेंट्स के बारे में देखो, कभी कुछ देखा सुना है इनके बारे में? कहीं मिले हो इनसे? कोई पुरानी याद? हाँ सर। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये दोनों कौन से टाइप के रिएजेंट है? मतलब ये डिहाइड्रेटिंग है, डिहाइड्रोजिनेटिंग है, ऐसा नाम रखते हैं ना हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, डिहाइड्रेटिंग, तो उस हिसाब से इनके क्या नाम है? डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग, श्योर हो रिड्यूसिंग, बेटा? सर रिड्यूसिंग, LiAl का, हाँ। अच्छा। रिड्यूसिंग, LiAlH4 पे हमने कली गाली खाई थी पेट भर भर के, डन। ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये भी तो हाइड्रोजन ऐड ही करता है ना। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस सर। तो अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो आप रिडक्शन ही कर रहे हो, और ये दोनों भी केसेस में हाइड्रोजन ही ऐड होने वाला है। पता है ये सवाल पूछा क्यों गया है? सिर्फ ये चेक करने के लिए कि गलती से सुजीत सर ने तुमको पढ़ाया था तो कहीं तुमने याद तो नहीं रख लिया। एग्जामिनर इस बात को श्योर करना चाहता है कि बच्चे सुधर तो नहीं गए। और बच्चों, तुमने एग्जामिनर को करारा जवाब दिया है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने ये सोच लिया कि सर के पढ़ाने से हम लोग सुधर जाएंगे। हम आज भी वैसे के वैसे ही है। ऐसे कितने सुजीत सर आए, कितने सुजीत सर गए, हमको कोई नहीं बदल पाया। हमारी मम्मी ने सिखाया है, जो कभी ना बदले वही सच्चा इंसान होता है। तो हम सच्चे इंसान हैं, हम कभी नहीं बदलेंगे। पढ़ाने दो ऐसे सुजीत सरों को, आने दो, जाने दो, देख लेंगे। तो दोस्तों, तुमने मुझे देख लिया, ठीक। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाते वक्त भी हाईलाइट करके पढ़ाया था कि इन दोनों रिएजेंट्स की खासियत ये है कि अगर आप, मैंने बोला ना पहले कंपाउंड लिखो तो तुमको समझेगा कि क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया है। तो कंपाउंड में खास बात ये है कि आपको 2 जगह पे डबल बॉन्ड दिखेगा। अगर आप कंपाउंड में घूरोगे तो देखो, मैंने दोनों डबल बॉन्ड्स को हाईलाइट किया है, राइट। अब ये जो 2 रिएजेंट्स तुमको दिए गए हैं ना, ये दोनों रिएजेंट्स की दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि जो पहला वाला है विच इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, वो भेदभाव नहीं करता, ठीक, वो गांधीवादी है। उसको लेना देना नहीं है कि डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है कि कार्बन कार्बन के बीच में। उसको जहां डबल बॉन्ड दिखेगा वो वहां पे उसको हाइड्रोजिनेट कर देगा, समझा? तो हाँ सर। अगर तुमने गलती से हाँ भी सर, ये वाला रिएजेंट यूज किया तो जहां जहां डबल बॉन्ड होगा, ये भाई साहब गांधीवादी है, ये सबको हाइड्रोजिनेट करेंगे, ये सबको रिड्यूस कर देंगे। तो तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई डबल बॉन्ड नहीं बचेगा, समझा? यस ये जो सर। यहाँ वाला डबल बॉन्ड है ये भी सिंगल हो जाएगा, और ये वाला जो है कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन वाला, उसको भी वो हाइड्रोजन दे देगा। अगर उसको भी हाइड्रोजन दे देगा तो इसको एक हाइड्रोजन मिला, ये CH2 हो जाएगा, इसको एक हाइड्रोजन मिला, ये
OH हो जाएगा। तो ये टोटल कितने हाइड्रोजन दे रहा है, एक इस ऑक्सीजन को, एक इस कार्बन को, और एक ये वाले कार्बन को, और एक उसके बाजू वाले कार्बन को, राइट। तो अगर तुमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वर्ड याद आ रहा है, कल भी यूज किया था मैंने, हाँ सर। डूइंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और एक नाम बताया था, कल भी गाली खाई थी, कम ऑन बच्चों, आज भी गाली खाएंगे, जल्दी से मुंह फाड़ के बोल दो तो कि सर नहीं याद है। क्या नाम बताया था कल भी इसका मैंने, कल ही बताया था यार, नोबेल प्राइज भी दिलवाया था उसको 1912 में, और क्या करवाऊं अब, सत्कार से ओढ़ा रखवाऊं उसका, अपने हाथ से माला पहनाओगे तब याद रखोगे उसके बारे में। पॉल से बात ये बताया तो था, 1912 का नोबेल प्राइज जीत चुका है वो, सर क्या आमदार चषक जीते तब याद रखोगे उसको। दिस इज Sabatius-Endurance reaction, right? यस सर। हाँ, तो दिस इज Sabatius-Endurance reaction। तो पहले वाले रिएजेंट के बारे में खास बात पता चल गई तुमको, नहीं पता चली? यस सर, पता चला। पहले वाला आओ देखता नहीं ताओ देखता, उसको जहां डबल बॉन्ड मिलेगा वो सीधे सीधे उसको रिड्यूस करेगा। दूसरे वाले के साथ एक खास बात है, क्या खास बात है, दिस इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट? सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाते, डबल बॉन्ड को नहीं बोलना चाहिए मुझे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाते। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए भी कोई टेक्निकल वर्ड है क्या? ओलेफिनिक बॉन्ड बोलते हैं उसको, ओलेफिनिक लिंकेज। सो दे नेवर टच ओलेफिनिक लिंकेज। ओलेफिन वर्ड कहां से आया है, अगर 11 से मेरे साथ हो तो आपको पता होगा, ओलेफिन्स अल्कीन्स को बोलते हैं, अल्कीन्स का एक दूसरा नाम है ओलेफिन्स, समझा? तो ओलेफिनिक लिंकेज मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह के शब्द आपको दिए जा सकते हैं, इसलिए जानबूझकर टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूं, तुमको इंप्रेस करने के लिए ओलेफिनिक लिंकेज वर्ड यूज नहीं कर रहा, हो सकता है एग्जामिनर ही यूज कर दे। तो कि अब यहाँ पे तो उसने रिएक्शन पूछा है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्पेशलिटी बताओ। तो पहले तो ये याद रखना कि इट इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई इट इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज इट नेवर टचेस ओलेफिनिक लिंकेज। व्हाट इज ओलेफिनिक लिंकेज? सी डबल बॉन्ड सी। तो अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो आपका ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो वैसे ही रहेगा, उसको ये टच नहीं करेगा। इट विल ओनली रिड्यूस व्हिच डबल बॉन्ड? द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओनली दैट डबल बॉन्ड विल गेट रिड्यूस। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये वाला अल्कोहल, यहाँ CH2 हो जाएगा, समझा? यस सर। हाँ सर। डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल ओनली रिड्यूस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट्स इट। बस यही आपको याद रख के जाना है। तो अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो जितने डबल बॉन्ड होंगे सबके सब रिड्यूस होंगे, पर अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे तो ओनली carbonyl bond gets reduced, it never touches olefinic linkage which is carbon carbon double bond। तो दोनों रिएजेंट को आप समझा क्यों पूछा गया था साथ में, ये चेक करने के लिए कि तुम रिड्यूसिंग एजेंट को याद करके आए हो कि नहीं। अब कल के लेक्चर की मेरी ओपनिंग लाइन याद करो, कल के लेक्चर की मेरी ओपनिंग लाइन क्या थी कि इस चैप्टर में तुमको सबसे ज्यादा तंग कौन करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कल ही बोला था मैंने, देख लो बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन आने पे देखो हर बार आपको बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है कि नहीं। तो जिसने इस पूरे चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से समझ लिया वो इस चैप्टर के भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, प्लस अल्डिहाइड कीटोन्स में भी ये सारे सवाल वापस आने वाले हैं, तो उसको डबल डबल बेनिफिट मिलेगा। सेम क्वेश्चन आपको अल्डिहाइड कीटोन्स में भी हेल्प करने वाले हैं, तो ये पूरा नॉलेज दिमाग में बिठा लो। समझ गया ये पूरा? लिथियम हाँ एल्यूमिनियम सर। हाइड्राइड की कोई और खासियत जो कल बताई हो मैंने, किसी को याद है? एक तो अभी बता दिया मैंने, इट इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। और कोई खासियत? यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की होने की वजह से अगर आपको एसिड्स को रिड्यूस करना है तो आपको इसी की जरूरत पड़ेगी। याद है कल भी बताया था मैंने, ठीक? मतलब बिना रिवाइज के फिर से सब लोग एक लोटा पानी से मुंह धोकर आ गए, किसी ने रिवाइज नहीं किया बेटा? चलो कोई नहीं, ये वाला तो आप लोग देख ही लोगे, ये गायब।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को तो याद करके जाओ, वही इकलौता तो एक्सेप्शन है तुम्हारे सिलेबस में, बाकी सब एक जैसे ही है। चलो अगला क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला रिएक्शन तो डायरेक्ट दिया हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक। तो साल भर तो हमने पढ़ा ही है, बट जैसा कि हम लोग यहाँ पे रिवीजन के लिए आए हैं तो मैं पहले आपको ये बता दूं। देखो एक्चुअल में अगर तुम थोड़ा जानना चाहो ना तो ये भी कहाँ से बनता है मैं तुमको वो भी बता सकता हूँ, ऐसे ही, ताकि तुम थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाओ। तुम हो रहे हो ना इम्प्रेस? Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। पेन से लिख रहा हूँ, उसी से मिटाते टाइम नहीं लगेगा, इम्प्रेस होते रहना, इतनी मेहनत फालतू में नहीं कर रहा हूँ। ये देखो ये बन गया तुम्हारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपके सिलेबस में ये रिएक्शन यहीं से शुरू हुआ है, तो अगर आप जानना चाहें कि ये कहाँ से बना है तो ये भी इस तरह से बनता है। दिस इज नथिंग बट H2SO4 योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया आपको, ठीक है। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को 2 बार आपको NaOH के साथ ट्रीट करना है, जिसने भी सिलेबस पढ़ा होगा उसको याद होगा। तो पहले एक बार सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, फिर से एक बार NaOH के साथ ट्रीट करेंगे हम लोग। जब पहली बार आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो व्हाट विल हैपन, सिर्फ ये H और Na आपस H2O। में एक्सचेंज हो जाएंगे, राइट। जस्ट एक्सचेंज दिस H एंड Na। अगर आप ये दोनों को एक्सचेंज कर दो तो क्या मिलेगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। कैसे बनाया ये नाम मैंने सिखाया था, मैंने जब भी किसी एसिड का सॉल्ट बने तो नाम से आईसी एसिड हटाकर क्या सफिक्स लगा देते हैं? ATE। समझा? सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा नाम सर को याद है, पर उसके पीछे का ट्रिक देखोगे तो तुम भी याद कर लोगे। चलो वापस से हम लोग इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। अब इस बार ये जो ONA है, ये ONA के साथ मैं पूरा का पूरा ये ग्रुप एक्सचेंज कर दूंगा, ये पूरा ONA वहां पहुंचा दूंगा। अगर पूरा ONA वहां गया यहाँ बन जाएगा ONA, और जो बाहर निकला है वो सब क्या है जरा जोड़ो। ये Na प्लस Na, नहीं ये Na तो चला गया ना, तो वहां से सिर्फ क्या क्या बचेगा? मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Na आता है, Na2 ONA चला गया, या NaHSO3 बनेगा। यही बनेगा ना, ONA चला ही गया, NaHSO3 बनेगा। ये एक बार मैं क्रॉस चेक करके तुमको बताता हूँ, ऑलमोस्ट तो यही बनेगा। नाउ अब एक बार ये कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड। वेरी गुड, सोडियम फेनॉक्साइड। और फिर इस सोडियम फेनॉक्साइड के साथ वही पुराना डाइल्यूट HCl ले लो, और ये यहाँ का Na और यहाँ का H आपस में एक्सचेंज कर दो, बन गया तुम्हारा फेनॉल। यही पूछा गया था हमसे। Yes, sir. आप लोग ये रिएक्शन देखो, तब तक जरा मैं एक बार वो क्रॉस चेक कर लूं कि मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है। अगर गलत लिख दिया है तो हम लोग उसको करेक्ट कर देंगे। अच्छा बुक में भी वो दिया ही नहीं है, डायरेक्ट दिया है सर। रुक जाओ 2 मिनट। सर SO2 और NaOH निकलेगा क्या बाहर? चलो आगे चलेंगे हम लोग। ये हो गया सबका, हो ही गया होगा, तुम लोग कौन सा सुनने बैठे हो। राइट, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन किसी को याद है? क्या खास है वैसे कोलबेज रिएक्शन में? कोलबेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है, इसी से कल हमने एस्पिरिन बनाई थी। समोसा बनाया होता तो तुमको याद भी रहता, अब मैंने बनाई एस्पिरिन।
एस्पिरिन से तुमको क्या लेना देना है? आओ बेटा, कोलबेज रिएक्शन पढ़ेंगे। कोलबेज रिएक्शन भी कहाँ से शुरू होता है? सोडियम फेनॉक्साइड। अब ये तुमको खुद से दिमाग होना चाहिए कि तुम पहले ही समझ लो कि रिएक्शन शुरू कहाँ से हुआ होगा? फेनॉल से। और फेनॉल के साथ हमने क्या ट्रीट किया होगा? NaOH। और ये दोनों को एक्सचेंज किया होगा। अब ये सब पूरा इन लोगों ने बताया नहीं है, तुम्हारी बुक में रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पर ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तुमको पहले ये रिएक्शन करना पड़ेगा, तब तुमको ये मिलेगा। सोडियम फेनॉक्साइड। अब ये सोडियम फेनॉक्साइड को किसके साथ ट्रीट करता है? CO2 के साथ। सोडियम इसके साथ ट्रीट करूंगा एट 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So 398 Kelvin temperature, 6 atmospheric pressure, right? अब होगा हाँ क्या? सर। ये जितना यहाँ देखो, यहाँ पे H है या नहीं? डन। ये H और ये Na। अब तुमको इसको जरा ध्यान से यूज करना है। पहले तो यहाँ पे ये OH हो जाएगा और यहाँ पे ये COO Na हो जाएगा। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको चेंज दिखाई देगा। ये COO कहाँ से आया? CO2 से। तो ये पार्ट का कौन सा? नहीं 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 नहीं, वहां नहीं जाएगा। ये COO ये वाला आपने यहाँ पे ऐड किया। जब आप ये यहाँ पे ऐड करोगे तो COO आ गया। अब उसके बाद में होना क्या चाहिए एक्चुअल में? अगर ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाए तो होना क्या चाहिए? COOH होना चाहिए ना, यहाँ पे H होना चाहिए कि हाँ नहीं? सर। यहाँ पे H था ना हाँ पहले सर। से। तो ऊपर का Na और ये H एक्सचेंज हो जाते हैं। H ऊपर चला जाता है, Na नीचे चला आता है। तो इसीलिए तुम यहाँ पे डबल एक्सचेंज देखोगे। पहले तो जब COO आएगा तो वैसे आ गया CO, और बाद में यहाँ पे होना क्या चाहिए था? H, पर वो H कहाँ चला जाता है? ऊपर ऑक्सीजन के पास, और ये क्या बन जाता है? OH। और यहाँ वाला जो Na है वो नीचे आ जाता है। तो ये तुमको यहाँ पे डबल एक्सचेंज दिखेगा। समझा? अब इसका हाँ नाम सर। क्या था? सोडियम सैलिसिलेट। क्यों? क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड के सॉल्ट के जैसा है। सॉल्ट ही है, सॉल्ट के जैसा क्या है? अब हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? अगर मुझे Na हटाकर H लाना है तो वही जो हमने सदियों से हमारे पुरखे करते आए थे वही हम भी करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, राइट? हाँ सर। ये हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड तैयार। गर्मा गर्म परोसे सैलिसिलिक एसिड। ठीक, इसी का कल हम लोगों ने क्या बनाया था? एस्पिरिन। किसी को याद है एस्पिरिन कैसे बना था इससे? कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुद नहीं याद है, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, ना मेरा कुछ हुआ ना तुम्हारा कुछ होगा दोस्तों। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया था मैंने इसको, राइट? हाँ सर। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो फाइनली यू विल गेट एन एस्पिरिन। जितनी चीजों को रिवाइज करोगे उतना चैप्टर याद होगा। तुम में से ज्यादातर लोगों ने मुझे बोला ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के लिए। पता है ऐसा क्यों होता है? इसलिए नहीं कि तुमको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, इसलिए कि ऑर्गेनिक तुमको याद नहीं होती। अदरवाइज मैंने जो सबसे कम एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था सबसे कम लोग ऑर्गेनिक बोलेंगे, सबसे ज्यादा लोगों ने बोला नहीं सर ऑर्गेनिक पढ़ाओ। ऑर्गेनिक आप लोग इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आपको वो याद नहीं हो रहा है, और अभी भी देख लो आप लोग अपनी गलती। चलो, कोलबेज रिएक्शन हो गया अपना। हाँ सर। नेक्स्ट, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड टू कन्वर्ट फेनॉल इनटू। फेनॉल को क्या बनाना है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड याद है किसी को? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ट्राई नाइट्रोफेनॉल को बोलते हैं, राइट? तो अब अगर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बनाना है, ऑफ कोर्स है कि आपको नाइट्रेशन करना पड़ेगा। नाइट्रेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? concentrated H2SO4। वेरी गुड। और उसके साथ में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से काम चल जाएगा क्या? नहीं।
और किसकी जरूरत पड़ती है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। दोनों का रोल क्या है? एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। इसका रोल HDA वाले लेक्चर में भी बताया था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि गलत बताया जाता है क्योंकि एक पीटर साइक्स की बुक है उसमें ये बात लिखी हुई है कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है हमारे पास, पर अब सब लोग लिखते हैं तो मैं भी लिखता हूँ। और इसका काम क्या है? नाइट्रिक एसिड का नाइट्रो ग्रुप देना, बराबर। 3 नाइट्रिक एसिड हाँ दिए मैंने क्योंकि 3 जगह एडिशन करने वाला हूँ मैं। हाँ तो अगर मैं 3 जगह एडिशन करने वाला हूँ, इस तरह से ही होगा एडिशन 246 पे। और इसी कंपाउंड का क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम पिक्रिक एसिड, अदरवाइज 246 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। दो में से कोई भी एक नाम आपको दिया जा सकता है एग्जाम में। सिंपल पिक्रिक एसिड बना लोगे। हाँ सर। अच्छा, इस रिएक्शन पर एक टाइटल देना होता अगर इसका, तो मैं क्या नाम लिखूं? इस रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं टाइटल से तुमको रिएजेंट पढ़ाता हूँ, यहाँ रिएजेंट से मैं चाहता हूँ कि तुम टाइटल गेस करो। क्या कर रहे हो? नाइट्रेशन कर रहे हो ना बेटा, तो इसका नाम यही नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल। टॉपिक यही होंगे ना एग्जाम में, जरूरी तो नहीं है कि क्वेश्चन सेम स्टाइल में पूछा जाए। तो कभी उन लोगों ने बोल दिया कि राइट अ नोट ऑन नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, तो बाहर निकाल के पेपर फाड़ के उड़ा रहे रहोगे तुम लोग, व्हाट द हेल इज दिस वाले स्टाइल में। तुम बोलोगे सर ने तो ऐसा पढ़ाया था, ये वाले की तो बात ही नहीं हुई थी कि नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल है। तो यही नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल के ऊपर कमेंट करो के नाम से भी पूछा जा सकता है। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, कमेंट ऑन नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, इस तरह से भी ये सेम सवाल पूछा जा सकता है। याद रहेगा? यस सर। नेक्स्ट वाले में बोला है फेनॉल को किसमें कन्वर्ट करो? पैरा बेंजोक्यूनॉन में। ये रहा हमारा फेनॉल, इसको हमको बनाना है पैरा बेंजोक्यूनॉन। इसके अंदर कुछ नहीं, तुमको बस रिएजेंट वो चाहता है कि तुम रिएजेंट याद करके आए हो कि नहीं आए हो, बस उसको वही जानना है। इस रिएक्शन में कुछ नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन है। अगर आपको रिएजेंट याद है, क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, या फिर तुम्हारे पास सोडियम डाइक्रोमेट की एक चॉइस है, या तो सोडियम डाइक्रोमेट यूज करो या तो क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज करो। दोनों में से जो भी यूज करोगे सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करके यूज करना। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड में नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर के दोनों में से कोई एक यूज करना है आपको। और बेंजीन इस बार फ्लैट बनाना है, क्योंकि ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों के दोनों कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑफकोर्स इसका काम ही है ऑक्सीजन देना। तो जब ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन देगा, तो ये वाले बेंजीन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं देखो फ्लैट लिख रहा हूँ, तो तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे इस तरह से मैं बॉन्ड बना देता हूँ। अब अगर ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का बनाया, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि नहीं? ये वाला टूटेगा। ये टूटकर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। पर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो फिर ये तोड़ना पड़ेगा, और ये टूटकर कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो यहाँ वाला भी ऑक्सीजन क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। और ये नीचे वाला बॉन्ड तो जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अगर ये ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया तो ऑफकोर्स ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही करता है, एड्स ऑक्सीजन एंड रिमूव्स हाइड्रोजन। दोनों काम हो गए कि नहीं? और यही तुम्हारा मेन प्रोडक्ट भी है, यही है तुम्हारा पैरा बेंजोक्यूनॉन। चलिए, ये रिएक्शन के बारे में बस इतना याद रखना। अगर इसका भी कोई टाइटल देना हो तो क्या टाइटल दोगे?
ऑक्सीडेशन, Oxidation of phenol. होपफुली ये रिएक्शन भी आपका हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे भी कितनी अच्छी कॉमेडी दी गई है। जो आपका अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसके पीछे मुझे 1 घंटा माथा पच्ची करनी पड़ी। क्या खास है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये खास है कि मेरे अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन रॉन्ग है, पर फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको किसी चीज से लेना देना नहीं है। आपको चाहिए कि अबे तू आंसर देना बे, कितना बोलता है। मैं आंसर दूंगा बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी फीस का कर्ज उतार के रहूंगा। क्या था? पहले तो एसिड, फिर अल्कोहल। अल्कोहल को हमेशा उल्टा लिखना चाहिए इस रिएक्शन में। मुझे कैसे पता कि उल्टा लिखना चाहिए? ये मैंने लेक्चर्स में भी पढ़ाया है कि दिस इज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिख रहे हो तो ये एस्टरिफिकेशन है। ओके, बैकवर्ड में लिखोगे तो ये कौन सा रिएक्शन है? अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो आधे लोग तो सोच रहे होंगे कि ये कहां से बोल रहा है भाई, ये रिवर्स कहां से हो गया। ये सेम रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये केमिकल काइनेटिक्स में आता भी है। तो ये सेम रिएक्शन अगर रिवर्स में देखोगे तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, रिवर्स में दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, फॉरवर्ड में इट इज एस्टरिफिकेशन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ईस्टर बनने वाला है। समझा? तो फॉरवर्ड में ईस्टर बनने वाला है, दैट्स व्हाई एस्टरिफिकेशन। रिवर्स में ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, इसीलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब इसमें एक और खास बात है इस रिएक्शन की कि इसमें से वाटर रिमूव करना है। वाटर रिमूव करना ये खास बात नहीं है। अच्छा, ये भी याद रखना कि अगर ये बिना एसिड के किया गया तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप फॉरवर्ड एरो लगा रहे हो तो ये H+ लिखना कंपलसरी है, वरना सीधा 0 मिलेगा, क्योंकि बिना H+ के ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स। सिर्फ H+ की वजह से ये रिवर्स नहीं होगा। क्यों रिवर्स नहीं होगा H+ की वजह से? क्योंकि जो वाटर मिलेगा वो वाटर ये H+ जो कि एसिड है, ये पूरा पानी एब्सॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे कौन सा एसिड यूज हुआ है, किसी को याद है? H2SO4 ही यूज हुआ है। H2SO4, पूरे सिलेबस में मैंने कई बार तारीफ की है इसकी कि इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर कोई ये जानना चाहे कि यहाँ पे कौन सा H+ है तो वो H2SO4 ही है। तो ये जैसे ही पानी बनेगा H2SO4 क्या करेगा? इसको एब्सॉर्ब कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे जो H2SO4 डाला जाता है वो कॉन्सेंट्रेटेड ऐड किया जाता है। नाउ सिंस इट इज कॉन्सेंट्रेटेड तो सारा पानी वो एब्सॉर्ब कर लेगा, राइट? अब अगर पानी हाँ। बचा ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्स हो पाएगा क्या? नहीं। अब इस रिएक्शन के अंदर मजेदार बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसने H दिया और किसने OH दिया, क्योंकि आप दोनों में से किसी से भी H लो और किसी से भी OH लो, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। अगर आप एसिड से OH लेके अल्कोहल से H लो तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आप अल्कोहल से H लेके एसिड से OH लोगे तो भी यही अल्कोहल बनेगा, राइट? अगर मैंने उल्टा बोल दिया या सेम ही बोल दिया हो तो संभाल लेना। बोलना मैं क्या चाह रहा हूँ कि दोनों में से आप इससे H लो इससे OH लो तो भी वही बात है, वाटर ही निकलेगा और वही प्रोडक्ट बनेगा, या इससे OH लेके इससे H लो तो भी वही बनेगा। डन? तो हालांकि ये तुम्हारे हाँ सर। क्वेश्चन नहीं है, बट जैसा कि आप लोग जानते हैं और मुझे झेल रहे हैं तो मैं बिना बताए तो मानूंगा नहीं। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे ये OH और H ऐसे निकलता है। हाँ। ये बेसिकली नियमों के खिलाफ है। एसिड H+ देता है, पर इसके अंदर अगर आपको बताना ही, हालांकि यहाँ पे भी एसिड OH देता नहीं है, अगर आप उसका मैकेनिज्म देखोगे तो पहले वो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाले H+ के साथ रिएक्ट करता है वगैरह वगैरह, लंबी कहानी है। पर अगर कोई एक कमेंट करने ही बोले कि नहीं बताओ H कौन देता है और OH कौन देता है, तो आप इस तरह से दिखाओगे। ये भी फैक्ट नहीं है कि हाँ वो OH ही देता है, पर अगर कमेंट करना है तो आप इस तरह से कमेंट करोगे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक? ये बात इसलिए बताई जाती है क्योंकि जो ईस्टर आप देख रहे हो उस ईस्टर के अंदर ये वाला जो हिस्सा है
ये वाला हिस्सा एसिड का है और ये वाला हिस्सा अल्कोहल का है। ठीक, हाँ सर। चलो इतना डिटेल में तो नहीं जाना है अपने को। ये हो गया ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर बन गया, वाटर निकल गया, वाटर सल्फ्यूरिक एसिड ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, हाँ कहानी खत्म। तो ये है तुम्हारा प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ढूंढने बोले थे ना, पहला वाला मिल गया। हाँ। अब इसका नाम क्या रखोगे? इसका नाम रखोगे इथाइल इथेनोएट। ईस्टर आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, वरना इसके नॉमेनक्लेचर पे भी बहुत सारे नियम है, तब वो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है जब तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। पर याद रखना, ईस्टर का नॉमेनक्लेचर आपके पूरे सिलेबस के नॉमेनक्लेचर से एकदम अलग है। ईस्टर के नॉमेनक्लेचर में पहली बार साइड देखा जाता है कि कौन सा अल्काइल कौन से साइड है। ऐसा आपके सिलेबस में और कहीं नहीं होता। ठीक, पर ठीक है, हाँ अभी सर। उसको रहने देते हैं, वो जब टॉपिक ही नहीं है तो फिर छोड़ दो उसको। बस इसका नाम आप याद कर लो कि दिस इज इथाइल इथेनोएट ना। अब उसने बोला बी भी ढूंढो। अब बी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा ना कि बहुत कॉमेडी क्वेश्चन है ये। इसका जो बी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोला गया है H2Ni के साथ ट्रीट करने। H2Ni पे आज ही सुबह सुबह 2 बार गाली पड़ चुकी है, कल अलग से पड़ी थी। फिर से मन बन रहा है क्या तुम्हारा सर एक बार और हो जाए? नहीं, हाँ, तो ये कौन सा है? कैटालिटिक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। और ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ये बहुत माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इतना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने क्वेश्चन में देखोगे तो उसने हमसे प्रोडक्ट मांगा है, मतलब वो बोल रहा है कि रिएक्शन करो, और ये रिएक्शन होता ही नहीं है। समझा? हाँ सर। तुमको तो अब वही है ना, भवानी माता की कसम खा के अब आंसर तो लिखना ही है तुमको ना, तो तुम अब पीछे तो नहीं हट सकते, एग्जामिनर ने पूछ दिया है। तो अब मैं तुमको जबरदस्ती गलत पढ़ाने जा रहा हूँ, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं गलत पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने फिर से अपनी 20-22 बुक्स को छाना, और उसमें से सिर्फ 2 ऐसी किताबें हैं जो बोलती हैं कि ये रिएक्शन होगा। 2 किताबें ऐसा बोलती हैं, सेंगेज में दिया हुआ है, तो वो बोलता है कि हाँ ये रिडक्शन प्रोसीड होगा, पर उसमें भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कैसे होगा, क्यों होगा, वगैरह वगैरह, बस दे दिया है कि होगा। ठीक, तो हम भी मान लेते हैं कि ये हो रहा है, और इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोजिनेशन दिया गया है। तो दिस स्टेप ऑफ कोर्स इट इज हाइड्रोजिनेशन, ये तो मैंने वहां पे भी लिख ही दिया है। अब ये मैं आपको जो झूठ पढ़ा रहा हूँ, देखो कैसा होता है कि जब झूठ भी बोलो तो एकदम कन्विंसिंग बोलो। अब अपन ने कसम तो खाई ली है, पीछे तो हट नहीं सकते, बराबर? तो अब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये रिएक्शन होता है, इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। ठीक, अगर एंड में किसी ने बोल दिया कोई प्रूफ, तो वो वाला बोलेंगे मम्मी ने मना किया बताने से, क्योंकि प्रूफ मेरे पास भी नहीं है, तो तुम कहां से लाओगे? पर अब एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो तुम चुपचाप से चिपकाओ इसको, देखेंगे जो होगा सो होगा। ये देखो, अब यहां से इसको तोड़ देना, तोड़ दोगे? अगर यहां से तोड़ दोगे तो हाइड्रोजिनेशन करना है ना, अरे हाइड्रोजिनेशन करना है ना, तो हाइड्रोजिनेशन में आप क्या करना, ये मैं यहाँ पे साइड में पहले एक ईस्टर बना देता हूँ। ऊपर वाले ईस्टर को मैंने कुछ ज्यादा ही कलाकारी कर दी है, उसके ऊपर पूरा रंग बिरंगा हो गया है वो, हालांकि होली की यादें दिमाग से जा नहीं रही है। ये देखो ये ऐसा ही है। अब देखो आप ऐसा मान लो कि ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है ना, उससे मैंने एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, तो ये दोनों का आप डबल बॉन्ड गायब कर सकता हो कि नहीं मैं? अब ये वाला भी गायब कर दिया, इसकी वजह से एक एक हाइड्रोजन और बांट दिए, इसको एक और मिलेगा और इसको एक और मिलेगा, राइट? ये पूरा बन जाएगा ऐसा। जैसा बनाना था वैसा ये बना नहीं, बदतमीज। बॉक्स से काम चलाएंगे। ठीक, और ये वाला बन गया ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो क्या मिला हमको? दोनों साइड से अल्कोहल ही मिली। तो बस सुनो, जब एग्जाम में ये आंसर लिखना तो थोड़ा आंखें नीची रखना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा शर्मिंदा फील करना, जैसा कि मैं अभी फील कर रहा हूँ। पर मैं जानता हूँ कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सेफ हूँ। ठीक है, मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ तो इतना ही सुन के मिर्गी आ रही होगी कि क्या क्या बता रहा है वो। ठीक है, तो ये मैंने आंसर तो ला दिया,
पर ये आंसर मैंने मैथमेटिकली लाया है, केमिकली नहीं लाया है। अगर कोई मेरे को बोले हाँ। कि ये रिएक्शन करो तो मैं बोलूंगा भाई ये नहीं होता। मेरे से अगर हाँ। कोई पूछे तो मैं बोलूंगा ये पॉसिबल नहीं है। अब हाँ। अगर तुम ये पूछो कि सर लेकिन अभी आपने बोला ना एक बुक में लिखा हुआ है, हाँ। फिर हो सकता है ना वो बुक सही हो, तो इसके हाँ। चांसेस है। पर देखो मैंने कौन से बेसिस पे मैं इसको गलत बोल रहा हूँ कि एक बुक में ये रिएक्शन दिया है और उस बुक में हाँ। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर ये रिएक्शन नहीं हो सकता इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारी बुक में भी है और दूसरी बुक्स में भी है। तो अगर 20 हाँ। में से 19 बुक्स ये बोल रही है कि ये नहीं हो सकता तो मैं उन्हीं को मानूंगा ना। हाँ। स्टेटमेंट क्या मिलता है अगर आप बाकी की अच्छी किताबों को पढ़े तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा, ईस्टर्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाँ। ये क्लियर लिखा हुआ है और कई किताबों में, कई क्या 99% किताबों में तुमको यही मिलेगा कि ईस्टर्स और एसिड्स को माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स रिड्यूस कर ही नहीं सकते। ठीक, और इसके साथ साथ में इसके सपोर्ट में एक और एविडेंस दिया जाता है कि जब भी ईस्टर या एसिड का रिडक्शन करना हो, हाँ। ईस्टर्स का या फिर एसिड्स का जब भी रिडक्शन करना हो तो आप हमेशा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे। क्यों यूज करोगे? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ। आप कोई भी किताब उठा लो आपको ये पॉइंट हमेशा क्लियर लिखा हुआ मिलेगा, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। तो अगर ये लाइन ट्रू है तो ऑफ कोर्स है ना, ऊपर वाली लाइन रॉन्ग हो ही गई। हाँ। जब किसी से भी हो सकता है तो फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इतना हाईलाइट करने की जरूरत क्या थी? आप हाँ। कोई भी किताब उठाओ उसमें आप हर बार देखोगे हाईलाइटेड लिखा होगा कि ईस्टर्स और एसिड्स को अगर रिड्यूस करना है तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ये काम नहीं कर सकता, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये काम नहीं कर सकता। तो इतना भाषण देने की जरूरत क्या है जब हाइड्रोजन से ही वो रिड्यूस हो सकता है? तो हाँ। समझा? यस हाँ सर। सर। मैंने अपनी पूरी बात समझा दी। हाँ। मैं जानता हूँ कि आधे लोग सपोर्ट के हाँ। लिए मैंने एक किताब रखी है, अगर झगड़ा हुआ, अगर मामला कोर्ट में गया, अगर तुमको जेल लेकर गए, अगर तुमको वड़ा पाव खिला खिला के मारा, नहीं वड़ा पाव नहीं खिलाएंगे, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पास एक किताब है, मैं वो सपोर्ट में ले आऊंगा, तुम बिल्कुल डरना नहीं। ठीक है, यस सर। हाँ। चलो इसको मैं गायब करता हूँ। अच्छा ये हुआ कि एक किताब तो कम से कम सपोर्ट में मिल गई ना, तो कोर्ट में देख लेंगे जो रहेगा। हाँ। अब देखो एक इससे रिलेटेड एक बात मैं अपनी तरफ से बता दूं ताकि मेरी आत्मा का बोझ उतर जाए। एक आप हाँ। एक बता दो सर। ठीक है, ठीक है, थैंक्स फॉर योर काइंड परमिशन। मंडल आभारी है। ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं, तुरंत मान जाते हैं। जिनको साल भर पढ़ने के लिए बोला तब क्यों नहीं माने, बस वही नहीं समझ में आ रहा है, वही एक प्रॉब्लम रह गया। सर उसी बात पे पछता रहे अभी। बेटा लेकिन वो बोलते हैं ना, पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि मैं उस चिड़िया से भी मिलना चाहूंगा जो पूरा खेत चुग गई। वो सच में चिड़िया थी, डायनासोर थी, वो एक डिस्प्यूट है मेरे मन में। पर अब कहावत में तो चिड़िया चुग गई थी खेत, तो अब चुगी गई होगी। कौन जाए चिड़िया से झगड़ा करने, मुंह पे चिचियाती है, आंसर तो देती नहीं है, चिल्लाना अलग से चालू कर देती है। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ मेरे बाजू में खिड़की पे ही बहुत सारी चिड़िया बैठी रहती है, तो मैं उनसे पूछते रहता हूँ ये बताना कैसे, मतलब हाउ इज, बहुत गाली देते हैं ना वो लोग अपनी, और देते भी अपनी भाषा में। मेरी भाषा में दे तो मैं भी थोड़ा बहुत लड़ू, अपनी भाषा में गाली देके भाग जाती है वो। वही नहीं, कभी मैं भी चिड़िया बनूंगा, फिर पता करूंगा कि यार ये कैसे हुआ। देखो ये 3 रिएजेंट्स है, ये बात भी मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, इसी बात के सपोर्ट में कि अगर ईस्टर्स को रिड्यूस करना हो तो ये 3 तरीके हैं। एक है जो तुम्हारे सिलेबस में आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये वाला जो है इसका नाम बड़ा भारी है, बूवो ब्लांक रिडक्शन बोलते हैं उसको, बीबी रिडक्शन। हाँ। स्पेलिंग बहुत खतरनाक है, अगर तुम जानना चाहो, किसी को इम्प्रेस करना चाहो, वो ब्लांक, यहाँ एलटी आता है, रिडक्शन। बूवो ब्लांक रिडक्शन पढ़ते, पूरा एज इट इज मत पढ़ देना, ठीक है?
ई, अच्छा यहाँ पे मैं भी एक वॉवेल भूल गया, ई ए यू है, सिर्फ आई छोड़कर सारे वॉवेल यूज हुए उसके अंदर। तो दिस इज बूवो ब्लांक रिडक्शन, ये वाला याद कर लो, किसी को इम्प्रेस करने के काम आएगा, जानबूझ के सबके सामने बोलते रहना अरे ईस्टर तो बूवो ब्लांक से रिड्यूस होता है ना, बूवो ब्लांक से रिड्यूस होता है ना। हाँ, पर इसमें एक खतरा है कि सामने वाले को ये लग सकता है कि तुम गाली वाली तो नहीं दे रहे हो सकता है बोले तू बूवो ब्लांक, तेरा बाप बूवो ब्लांक। बच्चे लोग को भरोसा नहीं होगा, किसी भी बात पे भड़क जाते हैं, संभाल लेना। तो अगर ईस्टर्स को आप रिड्यूस कर रहे हो दोस्तों, तो देखो ये 3 है और ये तीनों के थ्रू ये रिड्यूस होगा, तो वही बनेगा आर, ये वाला भी रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब अल्कोहल बनेगी, ये प्रॉपर तरीका है इसको रिड्यूस करने का। और CHOH प्लस इस साइड से भी R-OH। तो देखो अगर ये रिएक्शन भी ट्रू है तो इससे भी तो प्रूफ हो गया ना कि ये वाला रॉन्ग है। यहाँ पे भी तो इसका नाम नहीं है ना, समझा? हाँ सर, हाँ सर। ईस्टर्स के रिडक्शन मैंने निकाला तो ये 3 मिले, पर ये मिला क्या, नहीं, कि इसका रिडक्शन बहुत खास होता है। तो इसीलिए उन लोगों ने हाँ, लिख सर। कर दिया है कि जब भी ईस्टर्स को रिड्यूस करोगे तो ये 3 तरीके याद रख के जाओ, क्योंकि ईस्टर अदरवाइज रिड्यूस नहीं होता। अगर अदरवाइज भी हो रहा होता तो फिर इतना तामझाम पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बराबर। अब ठीक है, अब मेरी आत्मा शांत हो गई, मैंने अपना पॉइंट रख दिया है। तुमको हालांकि किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम तो लिखोगे ही लिखोगे, तो ठीक है, चलो काम हो गया अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड विथ इथेनॉल, हमारे सिलेबस का ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सीधे सीधे रिएक्शन है। ये रहा इथाइल अल्कोहल प्लस किसके साथ ट्रीट करना है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड याद है दोस्तों, इस तरह से लिखूंगा मैं, उल्टा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ से HCl निकाल सकूं, बराबर। बस HCl निकाल दो, हो गया काम। हाँ सर। बचा वो तुम्हारा प्रोडक्ट, क्या बचा, अब देखो इसमें कुछ खास तो आएगा नहीं तुमको, पर अगर एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाना हो तो वो एक चीज कर सकता है, आपसे ये इस तरह से क्वेश्चन बनवाया जा सकता है कि आप ये ध्यान रखो कि ये R O के साथ होना चाहिए और ये वाला R CO के साथ होना चाहिए, समझा? मतलब मैं एक में मिथाइल दे दूं और एक में इथाइल दे दूं, अल्कोहल में मैंने मिथाइल दे दिया, हाँ, और एसिटाइल क्लोराइड में मैंने इथाइल दे दिया, और अब मैं चेक करूं कि बच्चे को ये पता है कि नहीं कि कौन सा वाला अल्कोहल कौन सा वाला अल्काइल कहाँ जाता है। तो अगर मैं टफ करना चाहूं तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन बना सकता हूं, पर ऑफ कोर्स आपसे तो पूछा नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा पेपर टफ ही करना होता तो क्वेश्चन बैंक थोड़ी देते। पर एक असम्पशन ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको मिथाइल दे दूं और यहाँ पे इथाइल दे दूं, तो आपको ध्यान रखना है कि इथाइल कहाँ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और मिथाइल कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब इन दोनों से बनने वाला जो ईस्टर होगा वो ये होगा। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर अगर ऐसा लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है, एक ही बात तो है, इधर लिखो उधर लिखो, एक ही तो होता है। बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग, समझा? एंड दिस इज राइट। तो ध्यान रखना, वो साइड्स को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट। हाँ सर। यहां से ये बन नहीं रहा है यार, ठीक है ना, ऐसे ही बना देता हूँ, ये HCl निकल जाएगा, ठीक। और फिर आप ये याद रहे R' किसके साथ रहेगा दोस्तों, CO के साथ, और ये पूरा का पूरा फेनॉक्साइड आयन यहाँ पे आ जाएगा। आपकी बुक में इसी को AR लिखा हुआ है, AR मतलब आर्गॉन नहीं है, AR मतलब इतना सब तो होपफुली आप लोगों को पता होगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सीधे सीधे सिलेबस का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ही ओपन करके बता देता हूँ। 3 मार्क वाला जो पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो सीधा टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएगा आपको।
अब उसमें लिख लिख के मैं आपका कीमती समय क्यों बर्बाद करूं। कृपया मुझे 1 मिनट दे। टेक्स्ट बुक यहाँ ओपन ही रखी है मैंने, ये रही टेक्स्ट बुक और पेज नंबर 247 पे है ये सारे क्वेश्चंस। ये देखो लाइन से है, 1 बाय 1। पहला आपको जो तीसरे सी वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट का सेकंड है, बराबर। फर्स्ट में आपको 2 रिएक्शंस गिवन है ना बच्चों। कुल्फी कुल्फी बच्चों नहीं सर। के खाया करो यार तुम लोग, अचानक से कुल्फी खाना शुरू कर देते हो, मुंह बंद हो जाता है तुम्हारा, आवाज आती नहीं है। मैं डर जाता हूँ कि देखो खा भी रहे हो भी अकेले खा रहे। ये रहा वो रिएक्शन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी ये है। क्या नाम है इसका, क्या बताया था कल इसके बारे में? ब्रोमीन लिक्विड। Liquid. इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए जा सकते हैं। CS2 की जगह CaCl3 लिखा जा सकता है, CCl4 लिखा जा सकता है, CS2 लिखा जा सकता है। और ये वाले का टाइटल क्या पढ़ाया था आपको? ब्रोमीन ब्रोमीन वाटर। हाँ क्या याद रख के जाओगे? अगर ब्रोमीन वाटर आया तो 246, और अगर ब्रोमीन लिक्विड आया तो ऑर्थोपैरा मिक्सचर। ऐसे ही याद रखना है। अच्छा ये 246 वाला कल पढ़ चुके हैं ना आप लोग? ब्रोमीन वाटर वाला कल पढ़ा था क्या? हाँ सर। तो कुछ मजा आया तुमको? हाँ वो व्हाइट पीपीटी वाला है ना, व्हाइट। हाँ सर हाँ। हाँ वाइट पीपीटी वही। कुछ मजा आया? मजे से मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि तुम देख रहे हो घुमा फिरा के वो लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ा रहे तुमको। हाँ सर। ब्रोमीन वाटर कल पढ़ा दिया और ब्रोमीन लिक्विड आज पढ़ा दिया, और बच्चों को लग रहा है क्वेश्चन बैंक मिला। ये है तुम्हारा क्वेश्चन बैंक। मजा तो तब आएगा जब ये क्वेश्चन ट्विस्टेड करके पूछे जाएंगे। ऐसे तो मैं तुम्हारे मुंह पे तो ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए, मैं बहुत दुखी हूँ, पर जो दहाड़ दहाड़ के हंस रहा रहूंगा ना मैं, तो बहुत मजा आएगा अगर ऐसा हुआ तो। और लोग क्वेश्चन सर सॉल्व एग्जांपल्स में से भी पूछ रहे हैं ये लोग। अरे सॉल्व एग्जाम्पल, फलान एग्जाम्पल, ढिकान एग्जाम्पल, इतना करने की गरज क्या है? तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या है पता है? तुमको सीधे सीधे ए बोल दो ना तो तुम बोलते हो अरे कैसे याद होगा। फिर बोला अच्छा सुन ए फॉर एप्पल, तो तुम बोलते हो हाँ ये ठीक है, ए फॉर एप्पल याद हो जाएगा। अब तुम्हारा ध्यान इस पे नहीं कि जब मैंने बोला था ए याद करो तो मैंने एक अल्फाबेट बोला था। अब ए फॉर एप्पल बोल रहा हूँ तो मैं तुमको इतने सारे अल्फाबेट बोल रहा हूँ याद करने के लिए। पर क्या करें, बच्चों को बोलना है कि नहीं नहीं ए फॉर एप्पल याद हो जाएगा, ए याद नहीं होगा। मतलब ये अलग जनरेशन है, आप इनको नहीं समझा सकते। हाउ वुड यू डिफाइन दैट? कैसे डिफाइन करोगे बताओ? पहली बार मैं एक ऐसी जनरेशन से मिल रहा हूँ जिनका बोलना है कि आप सीधे सीधे क्यों याद करवा रहे हो, आप उल्टा घुमा के याद करवाओ, उसमें हमको ज्यादा मजा आता है। कभी क्वेश्चन बैंक के नाम से याद करवाओ, कभी लास्ट के टेक्सचुअल क्वेश्चंस के नाम, लेकिन अगर आप सिलेबस के नाम से याद करवाओगे तो हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? कि किसी ने बोला नहीं। अब यही अगर अचानक से वर्षा गायकवाड़ आकर बोलते कि सुनो ना सिलेबस पढ़ो, तो अब अचानक से सारे बच्चे बोलेंगे सुनो रे सिलेबस पढ़ने का। सीधे सीधे तुम नहीं मानोगे। अब बचपन में मैं कहावतें सुनता था ना कि कान ऐसे पकड़ो घुमा कर पकड़ो, तो मैं सोचता था यार कौन ये बकवास कहावत बनाता है यार, जब कान सीधे पकड़ा जा ही सकता है तो घुमा के पकड़ो ये बात आई कहां से। पर अब तुमसे मिलने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे उन सारे लोगों को जाकर सॉरी बोलना चाहिए जिन्होंने ये कहावतें बनाई और जिनको मैं क्रिटिसाइज करता था। उन्होंने कहावतें सच बनाई है। सच में अगर कान सीधे पकड़ना पॉसिबल है तो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कान घुमाकर पकड़ना पसंद करते हैं, ये मैं मान गया। ये क्यों ये डिस्कशन चालू है मेरी समझ के बाहर है। रोज सुबह उठता हूँ कोई ना कोई पूछ रहा है सर क्वेश्चन बैंक से आएगा, सर टेक्सचुअल क्वेश्चन से आएगा, सर इधर। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ये क्वेश्चन बैंक है तो सिलेबस के ही ना, पर सीधे सीधे पढ़ने में बच्चों को मजा नहीं आ रहा है। बच्चों का क्या बोलना है कि देखो आप सर पागल हो, आप क्या बोल रहे हो कि 2 का टेबल रट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आप ना ऐसे बोल रहे हो सर और इसमें मजा नहीं है। आप ऐसे सिखाओ कि बताओ बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है। फिर अगली बार पूछो अच्छा चलो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बताओ। अच्छा टफ क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये दोनों चीजें एक ही है, पर अगर मैं टेबल के नाम से पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को मौत आ रही है। सबका बोलना है आप सवाल ऐसा बना के पढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 ये जो टैग लग जाता है ना क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3,
तो बच्चों को लगता है कि यार ये वाला अच्छा वाला है। अब मेरा भाई, मैं देसी आदमी हूँ, बेसिक दिमाग है मेरे पास, मेरा दिमाग तो यही बोलता है कि अगर मैं होता तो मैं चुपचाप से टेबल रख लेता। अब तू टू टूजा पूछ, टू थ्रीजा पूछ या फोरजा पूछ, जिसको टेबल ही याद है उसको क्या लेना देना है। कहावत सुनी है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जब मेरे को पूरा टेबल याद ही है तो मुझे क्यों चिंता करनी है कि क्वेश्चन बैंक से आएगा कि टेक्सचुअल क्वेश्चन से आएगा। तुम नोटिस नहीं कर रहे हो क्या, क्वेश्चन बैंक की वजह से तुम सेम सवाल दो दो तीन तीन बार पढ़ रहे हो कि नहीं। हाँ। उससे अच्छा लाइन से सिलेबस ही पढ़ लेते, एक ही बार पढ़ना पड़ता। और उल्टा जो 20% क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो, टाइम बचता तो वो भी पढ़ लेते। जितने बच्चे 80% पढ़ के जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक की वजह से, उनको थोड़ा तो डर रहेगा ना कि कहीं ये 20% से ना आ जाए। मुझे बताओ, 80% पढ़ने में अगर 8 घंटा लगता है तो बचे हुए 20% पढ़ने में 2 ही घंटा और लगेगा ना। पर बच्चों को ये 2 घंटे ही बचाने, उनको लग रहा है सर ये जिंदगी के आखिरी 2 घंटे हैं। आप नहीं समझोगे सर, आप सर हो ना, आप नहीं समझ सकते, आप हमारी फीलिंग्स को नहीं जानते। अरे क्वेश्चन बैंक भी तो तुम देख रहे हो ना, 1.5 घंटे से सॉल्व करवाई तो रहा हूं, इसमें भी तो टाइम जा ही रहा है। उससे अच्छा पूरा सिलेबस ही पढ़ लेते। सिलेबस पढ़ के जाने वाला 100% कॉन्फिडेंट जाएगा, पहली बात। दूसरा, वो नॉलेज उसके आगे भी काम आएगा। क्वेश्चन बैंक वाला नॉलेज नहीं काम आएगा, ट्रस्ट मी, नहीं काम आएगा। देख लेना ना, 3 महीने के बाद बात करेंगे, अगर कभी हम मिले बीएससी में या रिपीटर्स बैच में, अगर हम मिलेंगे ना, देख लेना तुमको कितना याद है, खुद चेक कर लेना। 21 ईयर्स हो चुके हैं यार पढ़ाते हुए, थोड़ा तो भरोसा रखो। बस मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं सबके अगेंस्ट में बोलता हूँ तो मुझे गालियां पड़ती है, यही हीरो है, बस इसी को सब आता है। मुझे नहीं पता मेरे को सब आता है कि नहीं आता है, पर मेरा बेसिक देसी दिमाग मेरे से ये पूछ रहा है कि मैं टेबल क्यों ना पढ़ लूं, मैं क्यों हर एक का मल्टीप्लिकेशन सीखने जाऊं। मल्टीप्लिकेशन अनंत है, टेबल याद हो गया तो खत्म हो गई ना कहानी। जो पूछेगा सामने वाला दे दूंगा आंसर। पर ठीक है, आपको ये वाला जमता तो आप यही वाला करो। नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है, नहीं फर्स्ट का ए है। ठीक, अब इसमें इसने आपको बोला डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड करने के लिए। यहाँ पे आपके सामने 2 रिएक्शंस हैं, इसमें से जो पहला वाला है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का है। सो दिस इज द रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे तो आप जानते ही हो कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज होता है, ये देखो यहाँ पे मेंशन्ड है। सो ये हो गया आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाला, और ये हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक, आपसे कौन सा वाला पूछा गया है, डाइल्यूट। क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर। कॉन्सेंट्रेटेड होता तो क्या बनता, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, राइट। यस सर। याद आ रहा है ट्राइनाइट्रोफेनॉल को देखकर, अभी अभी थोड़े क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था हमने, बराबर। क्वेश्चन पहले उन लोगों ने तुमसे ये करवा लिया, एक क्वेश्चन बाद तुमसे ये करवा लिया, बच्चे फिर भी खुश है, कह रहे छोड़ो सर, आप पागल हो सर, आपको सच में अक्ल नहीं है सर, इतना मजा आ रहा है क्वेश्चन बैंक के नाम से करने में। आप गाँव जाओ सर, आप गाँव जाओ, ये सब शहर वहर आपके बस की बात नहीं है। आपको क्या पता सर शहर के तरीके क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, वो थोड़ा डिप्लोमेटिक है, क्योंकि उन्होंने उसमें कंफर्म नहीं किया है, सिर्फ लिख दिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही है। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड ही सिर्फ ये लोग बोलेंगे तो तुमको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। डन। एक्चुअल में यहाँ पे डिफरेंस किसकी वजह से है, टेम्परेचर की वजह से। दिस इज लो टेम्परेचर एंड दिस इज हाई टेम्परेचर। तो अगर रिएक्शन इस तरह से बोला जाए तो आप बोल सकते हो कि कौन सा वाला कब ऑर्थो लिखना है और कब पैरा लिखना है। पर अगर जैसा कि वहां पे मेंशन्ड है कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन बताओ, तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो दोनों ही लिखना पड़ेगा, फिर आप दोनों में से कोई एक नहीं लिख सकते। डन। आपको किस डिफरेंस मिलेगा, लो टेम्परेचर पे कौन सा बनेगा और हाई टेम्परेचर पे कौन सा बनेगा। लो टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, पर मैं बोलना पसंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे उसने 293 लिखा है। 293 इज नॉट अ रूम टेम्परेचर, 298 इज अ रूम टेम्परेचर, समझा। इसीलिए मैंने लो लिखना ज्यादा प्रेफर किया है। पर ठीक है, अगर आप जिद करोगे तो मैं रूम टेम्परेचर भी लिख दूंगा, क्योंकि अब मैं भी सीख गया हूँ कि गलत पढ़ाना भी अलाउड है।
कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पाप पुण्य कुछ नहीं होता, सब एक बराबर है। मैं भी सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ। बताओ, इतने साल केमिस्ट्री सीखी, बुढ़ापे में गलत पढ़ाना सीख रहा हूँ। 21 साल मैंने अपनी जिंदगी के दिए कि मैं सही केमिस्ट्री सीखूंगा, और देख लो 21वें साल में कर क्या रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ। कोई नहीं, बड़े अच्छे शायर है, पंजाब के शायर हैं, उन्होंने पंजाबी में एक शायरी लिखी है, मुन्नू नाम है उनका, बहुत बड़े शायर है। उनके नाम पे आपको भले ही थोड़ी बहुत हंसी आ जाए, पर इनकी बहुत अच्छी शायरी है कि की होना है कुछ नहीं होना, की होया है कुछ नहीं होया है, हक की खातिर लड़ना पड़ता है, जीने दे लई मरना पैंदा है। तो आज उनकी बड़ी याद आ रही है मेरे को कि भारत जैसे देश में कुछ नहीं होता, कुछ भी हो जाए सब सही है। मुन्नू शायर ने, शायद उनको याद होगा कि आज से कई सालों के बाद कोई अपनी आत्मा पे बोझ रख के पढ़ा रहा होगा, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए शायरी लिखी होगी। अगला वाला जो लूकास रिएजेंट है, क्या मैं यहाँ पे प्रिविलेज ले सकता हूँ ये बोलने का कि ये मैंने आप लोगों को HDA में पढ़ा दिया है, तो कृपया आप ये वहां से देख लें, क्योंकि अभी रिपीट करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, वो 12 से 15 मिनट जाएगा, और HDA वाले वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। परसों ही नरसों पढ़ाया था मैंने वो आपको, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ऐसा कुछ हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने उस दिन आपको नहीं बताया था, रिएक्शन से लेके क्यों क्या कैसे, उसका आधार कार्ड बनाना रह गया था, बाकी सब तो मैंने बता ही दिया था, ठीक। तो आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को जाकर वो वीडियो देखना पड़े, तो मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं होता टीचिंग के वीडियोस देखना, कहाँ इंस्टाग्राम कहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ठीक है, मैं मजबूर हूँ। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे माफ कर देगी, और अगर जनता माफ नहीं करेगी तो जनता अपना मुंह आगे करे या फिर पेट आगे करे और फटाफट फाइट खा ले। 2 मिनट में जनता माफ कर देती है। फिर कोई है अपने में से जनता बनने वाला? नहीं। सबने माफ कर दिया ना मेरे को? नहीं नहीं। हाँ चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हारी जिंदगी बची रहेगी। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू एसीटोन बोला है, आइसोप्रोपाइल, अब ये भी रिएक्शन मैं कल करवा चुका हूँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यही होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ना बोलकर अगर मैं इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलूं, तो आपको कल वाला रिएक्शन याद आएगा कि मैंने कल ही बता दिया था। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करोगे तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और सेकेंडरी को करोगे तो क्या बनेगा? कीटोन। बस वही वाला रिएक्शन आज आपसे पूछा है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेने के लिए बोला है, और बोला है इसको ऑक्सीडाइज्ड कर दो। कीटोन अगर तुमको बनाना है तो इतना तो तुमने अब गैस मार ही लिया नीचे वाले आंसर की वजह से कि अपने को ऑक्सीडाइज्ड करना है, ठीक। और ले दे के बस आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम याद रखना, क्रोमिक एनहाइड्राइड नाम है, फॉर्मूला है CrO3। बस आप इसी के थ्रू, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अगर गोल्डन रूल याद है तो आप तुरंत मेक आउट कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक। सर कॉपर 300 आएगा ना? किसके लिए? इसके लिए कॉपर 300 हाँ इसके बाद वाले में आएगा ऑक्सीडाइज। रे तोतले, रुक वो भी लाता हूँ। कॉपर 300 टर्शरी से अल्कीन बनाने के लिए यूज होगा, और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल में, पेज नंबर बोल। 246 पे है सर। 246, ऑलमोस्ट शायद दोनों तरीके वैलिड है। ये देखो, कॉपर 300 वाला भी है, हाँ, और ये वाला भी है। चल ठीक है, अपन दोनों जीत गए, दोनों जॉइंट विनर्स। ये रहा मेरा वाला, ये रहा तेरा वाला, ठीक। हाँ सर। दोनों भी केस में सेम ही बनाना। तो मैं हाँ बराबर। एक रिएजेंट और ऐड कर देता हूँ मैं, या तो आप क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज करो, या तो आप कॉपर 300, ठीक है। हाँ। दोनों भी तरीकों से आपका काम हो ही जाएगा, कीटोन तक तो आप पहुंच ही जाओगे। तो बस रिएजेंट याद रख के जाना है आपको।
कॉपर 300 कल पढ़ा दिया था ना? हाँ सर, बता दिया था। हाँ, तो ये बात मैं अभी क्यों रिपीट कर रहा हूँ? किसी को क्लिक हुआ? कल के क्वेश्चन में कॉपर 300 पढ़ा दिया, आज वो क्रोमियम एनहाइड्राइड पढ़ा दिया, तो फिर से दोनों ही रिएक्शन पढ़ा दिए कि नहीं? Yes. सर तो तुम चालाकी देख रहे हो दोस्तों। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग धरना दो सरकार के खिलाफ, सिंपल धरना प्लान करते हैं। दिन भर में अपन सिर्फ 4 बार वड़ा पाव खाएंगे और हमारे धरने का नाम होगा वड़ा पाव धरना। वड़ा पाव खाते जाएंगे, धरने पे बैठते जाएंगे। मम्मी आएगी चप्पल लेके, 2 मिनट में धरना खत्म। जैसे ही मम्मी आके पूछेगी, बोले काय का धरना, कौन सा धरना? ये लेकर आया था मेरे को, ये बोला उधर चल के बैठने का तो वड़ा पाव मिलता है, दोस्त को आगे कर देने का। अब अगर मम्मी का 3 चप्पल का मूड होगा तो 2 तो तुम ही खाओगे अपना होने के कारण, 1 दोस्त खा लेगा। मिल बांट कर भाईचारे से हम लोग मामला निपटा देंगे। ये मैं फिर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक वर्ड में बताना भूल गया कि अभी जो रिएक्शन हमने किया था वो रिएक्शन को अगर कोई टाइटल देना हो तो टाइटल है डीहाइड्रोजिनेशन। एक टाइटल लिख लो कि इसमें आप डीहाइड्रोजिनेशन कर रहे हो, बस इसीलिए मैंने वो रिएक्शन वापस से लिखा। समझ गया? ये बन गया हाँ सर। आपका एसीटोन और यहाँ पे हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। ये हम लोग यहाँ तक, ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस। तोतले, ये तेरा वाला आंसर है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। बोल मेरे तोतले। बराबर सर। यही है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2 उसने खुद ही तुमको बोल दिया अल्कीन बनाओ। अब अल्कीन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए अल्कोहल को अल्कीन बनाने वाला कौन है दोस्तों। ये मत बोल देना सर जालिम समाज, ये समाज ही है जो ऐसा करता है। इतना लंबा डायलॉग बाजी मत करना, ये यहाँ से ही ऐसा निकल जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 300, राइट? यस सर। लो बन गया। अब इसमें समाज बीच में लाने की क्या जरूरत है, बिना समाज के सॉल्व हो गया। ठीक? Yes, sir. ठीक ही होगा। आधे तो नींद में लेटे हुए। कौन कौन सोया है वैसे, खराटा मार के बताओ बेटा। नहीं सर। मिथाइल एसीटोन से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बनाना है अगले वाले में। कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा अच्छा रिएक्शन है। एसीटोन लेना है, ले लिया, और बनाना क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन, राइट? तो मेरे ख्याल से ये 2 स्टेप में बनेगा। मेरे ख्याल से क्या, मैं पहले ही रट के बैठा हूं तो मेरे को तो आंसर मालूम ही रहेंगे। एक्टिंग ऐसी कर रहा हूं जैसे कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। पता मेरे को सब है। क्या लाना है यहाँ पे, 2 मिथाइल एसीटोन से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। मैंने अभी गलत पढ़ दिया था। पहले तो ये, और फिर यहाँ पे 2 पे मिथाइल और उसी 2 पे OH, यही लाना है। ये 2 एरो मैंने इसलिए बनाई है ताकि तुम देखो कि अगर थोड़ा सा हम लोग घूर के देखें तो अपने को समझेगा कि ये वाले पार्ट को ऐसा बनाना है। यस, मतलब अपने को एक चाहिए R, मतलब अल्काइल ग्रुप नीचे के साइड में, और ऊपर क्या चाहिए, H। हाइड्रोजन। ये रट के जाओ कि सिर्फ अभी 11th-12th में नहीं, कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बन बढ़ाना हो तो पहली चॉइस हमेशा तुम्हारी ग्रेनार्ड्स रिएजेंट ही होनी चाहिए। 90% रिएक्शंस में कार्बन बढ़ाने का काम यही भाई साहब करते हैं। तो सबसे पहले तो इसी के थ्रू ट्राई मारो, अगर इसके थ्रू ना हो तो किसी और के बारे में सोचेंगे, और तुम्हारे सिलेबस में तो इसी के थ्रू काम चलता है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे आंख बंद करके CH3 MgBr ले लूंगा। कार्बन बढ़ाना है ना, इसी के थ्रू जाऊंगा मैं। अगर ये तरीका मेरा फेल हो गया तो ही मैं किसी और के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज तो मेरा काम इसी से होने वाला है।
मैचिंग मैचिंग जानते ही हो बेटा आप, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, राइट? यस Right. सर। खेल ले मैचिंग मैचिंग। यस, नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव, पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव। बाकी की कहानी आपसे छुपी नहीं है, आप तो खुद समझदार हो, पढ़ाते टाइम ऐसा बोलना पड़ता है, हालांकि कितने समझदार हो वो तो मैं ही जानता हूँ। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। फिर ये यहां से बॉन्ड टूटता है, याद है तोतलों? हाँ सर। ये हाँ सर। सब बात, अब एक बच्चा जागा है, अब खुली ना एक की नींद, और अचानक से उठ के उसको पता चला अबे ये तो पढ़ा रहा है, वे अभी तक पढ़ा रहा है। हाँ मेरे काबिल दोस्त, मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ ना, इतनी देर में तुम्हारी नींद भी पूरी हो गई और मेरे क्वेश्चंस पूरे हो गए। ये लीजिए, बन गया वही जो चाहिए था। हाँ. कैसे गेस हाँ किया? सर। कैसे गेस किया मैंने समझ में आया, सिर्फ कार्बन के बढ़ने पे मैंने अपना पूरा गेस बिठाया है। अगर कार्बन बढ़ा है, बस मैंने उतने से वर्ड से ये गेस कर लिया कि ये हो ना हो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट वाला ही रिएक्शन होगा। हाँ. दोस्तों Yes, sir. अगला वाला सवाल मेरे को बहुत कॉमेडी लगा, बड़ा मजा आया। देखो कैसे एकदम 3 लाइन में भर भर के कहानी बनाया है, जैसे कि कोई सस्पेंस स्टोरी हो। और तुम्हारे अंदर भी ACP प्रद्युमन जाग गया होगा, है ना? तुमको अभी 3 लाइन पढ़ते पढ़ते वही वाली फीलिंग आ रही होगी, कुछ तो गड़बड़ है वाली। और हालांकि ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अब मुझे कैसे पता कि ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है? देखो इसमें क्लू Yes, sir. बताता हूँ तुमको। पहले तो यहाँ पे इसने बोला है क्लोरोबेंजीन। मजे की बात यह है कि क्लोरोबेंजीन 2 चैप्टर्स में आता है, या तो HDA में या तो फिनॉल में। डन। तो अब यहाँ से तुम्हारा, मैं एग्जाम को अज्यूम करके बात कर रहा हूँ। यहाँ आज तो तुमको पता है ना कि मैं अल्कोहल पढ़ा रहा हूँ, पर एग्जाम के पेपर में थोड़ी क्वेश्चन के बाजू में मेंशन रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन फिनॉल से है, ये वाला HDA से है, राइट? नहीं. अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मेरा पहला डाउट जाता कि यार ये तो HDA से भी हो सकता है और फिनॉल से भी हो सकता है। तो फिर मैं आगे पढ़ता कि इसके साथ में NaOH ट्रीट किया है, फिर अंडर प्रेशर, फिर टेम्परेचर, फिर ऐसे खतरनाक वर्ड, मन में ढैन टिटैन वाली फीलिंग आ रही है। डन। कि ये फिर कोई तो भी कंपाउंड बी दे रहा है, फिर वो कंपाउंड बी HCl दे रहा है, फिर उसका ये हो रहा है वो। बस जैसे ही मैं ये वर्ड देखता बस मैं हंस देता। तो इस पूरे क्वेश्चन का मेन क्लू है ये आखिरी वर्ड। स्टार्टिंग में जितना ढैंटेटान था सब ढैंटेटान गायब, सिर्फ अगर आपका ध्यान इस एक वर्ड पे चला जाए तो आपको आंसर मिल गया। इसने लिखा है कार्बोलिक ऑर्डर, और जिसको भी मैंने फेनॉल पढ़ाया है अगर वो अपने नोट्स खोलकर देखेगा तो मैं हमेशा फेनॉल के 2-3 नाम बताता हूँ। पहला फेनॉल, मैं ये भी बताता हूँ कि इसका नाम फीन प्लस ऑल से बना है। फीन बेंजीन हाँ. का पुराना नाम है, हाँ. सब पढ़ा है। तो पहले तो फेनॉल नाम कहाँ से आया, प्लस इसी के साथ में मैं तुमको बोलता हूँ कि इसका एक नाम है कार्बोलिक एसिड। हाँ. पूरा चैप्टर पढ़ने का यही फायदा होता है, जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा वो 10 सेकंड में समझ जाएगा कि इसका मतलब ये रिएक्शन फेनॉल बनाने वाला रिएक्शन है। हाँ. समझा? क्योंकि एंड में देखो उसने क्या बोला है कि जो लास्ट कंपाउंड है, द कंपाउंड C हैज कार्बोलिक ऑर्डर, मतलब फेनोलिक ऑर्डर। ठीक। और हाँ. यहीं पे मैं एक बात और भी बताता हूँ कि इसी को हम लोग कार्बिनॉल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों नाम सिमिलर साउंड करते। तो कई बार बच्चों को लगता है कार्बोलिक एसिड या कार्बिनॉल सेम है। कार्बिनॉल कल बताया था ना, COH को बोलते हैं हाँ. कार्बिनॉल सिस्टम वाले क्वेश्चन में। तो कार्बिनॉल इसका नाम है, समझा? तो कार्बोलिक एसिड और कार्बिनॉल सेम नहीं है, ये सब चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बता देता हूँ मैं। तो बस मिल गया हाँ. मुझे आंसर कि ये रिएक्शन किसके बारे में है, C6H5Cl से कार्बोलिक एसिड बनाने के बारे में। और C6H5Cl अगर बनाने जाऊं मैं, अब क्या, अब तो सीधा आंसर ही सामने आ गया। तो देखो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन कितना भयंकर लग रहा था, पर एक वर्ड मैंने क्रैक कर लिया और अब मेरे सामने पूरा रिएक्शन आ गया। वो बोल रहा है इसको ट्रीट करो NaOH के साथ, ठीक, अंडर प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, फिर कुछ तो भी बनेगा, वो कुछ तो भी यही है, सोडियम फेनॉक्साइड है वो। और फिर वो बोल रहा है अरे वो सोडियम फेनॉक्साइड को है ना कुछ तो भी ऐसा कुछ HCl के साथ करो।
तो कुछ कार्बोलिक एसिड वाला बनेगा। क्या है वो कुछ कुछ? फिनॉल है। फिनॉल। जैसे डाउस प्रोसेस, यस सर। तो तुम्हारे सिलेबस में ये डाउस प्रोसेस के नाम से मिल जाएगा, तो आप सीधे सीधे देख लो, डाउस प्रोसेस ही पूछी गई है, बस नाम ऐसे खतरनाक दिया गया है। इनका पूरा नाम था हर्बर्ट हेनरी डाउ। तो इतना तुमको याद नहीं रखना, ना मेरे गांव से ना तुम्हारे गांव से है वो, तो तुम बस याद रख लो डाउस प्रोसेस है। हो गया सॉल्व? हाँ सर।